बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप सुंदस जमील हमारी टीम के साथ और हमारे ब्रदर बैंड ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स हैं हमारे साथ। लाइव म्यूज़िक भी होता है, आपको मालूम है। थैंक यू सो मच। फ़ीडबैक जो हमें मौसूल होती रहती है और सबसे अच्छी फ़ीडबैक वो होती है जो आपसे मुलाकात होती है स्टूडियो से बाहर। तो जो आमने सामने वाली मुलाकात होती है ना, उसका मज़ा कुछ और होता है और मुझे इतना अच्छा लगता है। अभी 3 दिन पहले मेरी मुलाकात एक खातून से हुई और वो पेशावर की हैं और उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं ख़ास तौर पे तमाम अपने काम निपटा लेती हूँ 3 बजे से पहले, ताकि मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से 3 से 5 बग़ैर किसी इंटरप्शन के देख सकूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीन जाने हमारी प्रोग्रामिंग करने का जो मकसद है ना, वो पूरा हो जाता है कि जब हमें ऐसी फ़ीडबैक मिलती है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जितने भी टीम मेंबर्स हैं जो एक कोशिश काविश कर रहे हैं, उसको जब आप सराहते हैं, पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। अच्छा जी ख़वातीन, दिसंबर का महीना बस आने को है और ये वो महीना है, नवंबर का एंड एंड दिसंबर का आगाज़, कि दिसंबर वेडिंग्स आ रही होती हैं, शादियां भी होती हैं। बहुत सारे आपके बाहर के रिश्तेदार होते हैं जो बैरून मुल्क मुकीम होते हैं, उनको छुट्टियां मिल रही होती हैं। तो फिर ये वो वक्त होता है कि सारे आ भी रहे होते हैं और घरों में मौज मस्ती और साथ ही साथ खानों का एहतमाम। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जो बैरून मुल्क हमारे जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई मुकीम होते हैं, गो के वो अपने रोज़गार के हसूल के लिए या पढ़ाई की वजह से या किसी और वजह से मुल्क से बाहर तो मुकीम होते हैं, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। तो जितने भी, इवन मेरे अपने भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स आते हैं पाकिस्तान, तो वो ऐसे होता है उनके लिए कि हर दिन ईद की तरह होता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, हर जगह पे जाना, एक्सप्लोर करना, पुरानी यादों को तरोताज़ा करना। तो ज़रूर इन्जॉय कीजिए अपनों के साथ क्वालिटी टाइम, लेकिन फिर साथ ही साथ सेहत का भी इसलिए ख्याल रखना है कि ये वो ट्रिकी मौसम है। अभी स्मॉग है और स्मॉग की वजह से हमें भी एहतियात करनी चाहिए। अगेन मैंने ये बात पहले भी कही थी, आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देख रहे हैं कि हमने तो जिस तरह काम के लिए आना होता है। अगर आपका भी कोई ऐसा काम है जो बहुत ज़रूरी है तो घर से बाहर ज़रूर निकलें, गैर ज़रूरी कुछ अरसे के लिए अभी ना निकलें, क्योंकि अगर अभी आप एहतियात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, इसके पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। और फिर अभी ये भी है कि कुछ घरों में रात को पंखा हल्का हल्का सा, जी हाँ पंखा भी चलता है, लेकिन खुदारा ज़रा केयरफुली, क्योंकि ये वो मौसम है कि जब नज़ला ज़ुकाम बुखार भी होता है, वायरल इन्फेक्शंस भी होती हैं। तो ये मैं छोटी छोटी इसलिए चीज़ें आपको क्विक राउंड अप के लिए बताती रहती हूँ, वो तमाम एहतियात या प्रिकॉशंस जो मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर मौसम को अच्छे तरीके से ज़रूर इन्जॉय करें, लेकिन गैर ज़रूरी कुछ अरसे के लिए प्लीज़ अपनी फ़िज़ा की आलूदगी को ख़त्म करने के लिए, इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, माहौल को बेहतर करने के लिए अगर गैर ज़रूरी ना निकलें तो बेहतर होगा। लेकिन मौसम के हवाले से भी एहतियात ज़रूर करें और ज़रूरी नहीं होता कि घरों से बाहर ही निकलेंगे तो आप मौज मस्ती कर सकते हैं। घरों में भी, मुझे अभी भी याद है पुराने ज़माने में हमारे, जब मैं गांव जाती थी अपने ईद के ऊपर, तो हम घर से बाहर नहीं जाते थे, घर में ही बैठ के मिल बैठ के दादा अपनी बातें बता रहे होते थे, दादी अपनी बातें बता रही होती थी। तो अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो घरों में भी बैठ के कर सकते हैं। बहरहाल जी, ये वो छोटी छोटी बातें जो ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, प्रोग्राम में आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी होती है। अच्छा जी, आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में सादिया अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम लाइव कॉल्स लेंगे, नंबर नोट डाउन कर लें, 042992000628 हमारा नंबर है और सादिया अरशद साहिबा को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या मैंने सही कहा कि ये वो वक्त होता है कि शादियां भी पीक पे होती हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। और आपको पता है कि अभी भी मैंने यहाँ से सीधा, एक मेरी दोस्त हैं बल्कि आपके भी प्रोग्राम में आती हैं, डॉक्टर मासूमा, उनकी बेटी की आज दुआ खैर है। ओके ओके। यहाँ से मैंने उधर जाना, तो मैं भी आपकी बात पे गौर ही करी थी। मैंने कहा हाउ ट्रू ऐसे है जिस तरह बस अब वेडिंग सीजन की एक दौड़ है, ऐसा ही और हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट है, जाना है और आना है। तो माशाल्लाह आजकल तो है वो फंक्शंस भी ऐसे हैं कि वो
1 2 3 और ऐसे फंक्शंस की लाइन होती है ऐसा ही है तो बाकायदा। लेकिन साथ साथ एहतियात मौसम की वजह से भी बहुत करना ज़्यादा जरूरी है। करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। और वो मैं बल्कि आपकी बात पे थोड़ा सा गौर करी थी कि पंखे क्यों चल रहे हैं पंखे चल रहे हैं मेरे घर में, कल रात को पंखा चल रहा है। वेरी अमेजिंग। मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकती। आई नो इट्स अ ट्रिकी वेदर। Very अभी तक tricky। पूरा हम स्विच नहीं किए हैं सर्दियों में, बट यू हैव टू बी केयरफुल। अच्छा जी, लुबना है कहाँ से? फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं हमेशा की तरह। थैंक यू, बहुत और शुक्रिया। आपकी सादिया से बात करवा दें। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी कीजिए, आप कीजिए। आपकी सादिया जी। मैंने अपनी सिस्टर है मेरी, उनका नेम है स्मेरा। मैंने उनकी शादी के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1987, लेकिन ना ये ठीक नहीं है। डॉक्यूमेंट्स पे यही है। अच्छा। तो अगर आप नाम से बता दें तो एक ये पूछना है, एक मैंने अपना पूछना है। अच्छा नहीं, पैदाइश का वक्त, पैदाइश का शहर या वक्त बता दें फिर, है ना? शहर आपकी शहर जो है वो फैसलाबाद है। ओके। मतलब कि जो टाइम है ना, टाइमिंग बस वो नहीं पता। लेकिन ये फिर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। हाँ देखें, जब तक आपको सही जो है ना महीना, डेट या ईयर ऑफ बर्थ ही पता नहीं हो नहीं, आपकी ये डॉक्यूमेंट्स पे यही है 15/3/1987 87। और 87 फैसलाबाद में पैदा हुए हैं। मेरा इकबाल नाम है। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना ही पूछना है, प्लीज मेरा ही बता दें। ओके। वैसे फी 1991 अच्छा एक सेकंड, फी शादी तक पूछना है। एक सेकंड चूंकि हम फी कॉलर एक सवाल ले रहे हैं, अब आपने बोल दिया है तो मुझे बता दें क्विकली अपनी डेट ऑफ बताइए बर्थ। 3/3/1991 3/3 1991। ओके 3/3 जी जी, ये भी सही नहीं है, मतलब कि ना डॉक्यूमेंट्स पे है, लेकिन अम्मी कहते हैं कि आपकी ना ये जो मंथ है वो नहीं ठीक, सन ठीक है। ठीक है, हम बहुत परेशान है, प्लीज आप ही ओके बता दें। डोंट वरी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लाइव जवाब सुनिएगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली ना मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, देखिए जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, आप इस प्रोग्राम आप की जो है ना वजह से जब डेट ऑफ बर्थ लोग कहते हैं ना हमें सही नहीं पता होती, तो इसका मतलब होता है कि उस वक्त पे जो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखवा दी जाती है याद नहीं होती है। तो उसका ना एक हल आपको मैं बता देती हूँ। आप जब भी कॉल करें तो आप अपना कोई एक सवाल पूछ लीजिए, वो एक वक्ती जायचे की मदद से मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि जब सही डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती है तो उसका सिर्फ ये एक हल होता है। ठीक है, आपने अपना नाम बताया है और फिर उस वक्त में ये नहीं कि आप 2-2 3-3 लोग आप पूछ सकते हैं, सिर्फ एक बंदा होगा, उसका एक उस वक्त में सवाल होगा और आई कैन आंसर। बिल्कुल, ये मैं जरूर आपको देखें, ये इसलिए कि हमने ज्यादा कॉलर्स को एडजस्ट करना है। अब अगर हम एक कॉलर के ही 3-3 आई नो 3-3 लोगों के करेंगे तो वो फिर ज्यादती इसलिए होगी कि बहुत सारे डेट लोग ऑफ और बर्थ सही पता भी हो तो सुंदर चलिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जिसको डेट ऑफ बर्थ नहीं सही ज्यादा पता टाइम होती तो वो एक सिर्फ मैं सवाल का जवाब, जिस तरह इन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा, इन्होंने कहा कि हमें सही नहीं पता है डॉक्यूमेंट्स में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि सिर्फ लिखवा दी जाती है क्योंकि जाहिर है शनाख्ती कार्ड तो बनना होता है। तो बहन के हवाले से मैं आपको इतना बता देती हूँ कि इनकी जो शादी है वो तकरीबन 1.5 से 2 साल में आएगी। अभी कोई वक्ती तौर पे कोई भी रिश्ता होके ख़त्म या कोई इस टाइप का सिलसिला चल रहा होगा जो कि मेरे नज़दीक अभी ठीक नहीं है। डिस्टर्बेंस ऑलरेडी इनके घर में है। ये ना कोई सदका खैरात है उनकी फैमिली में, मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली में ही इसको हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम चल रही है ख्वातीन के हवाले से, तो उसको ये लोग थोड़ा सा देखें। बिल्कुल। अच्छा मैं काइंडली, चूंकि अब ऑनर मैंने अब लुबना का भी कर लिया, मुझे 1 सेकंड होल्ड करवा दीजिएगा कॉलर को, लुबना का भी अब चूंकि ऑनर हो गया तो इट डजंट। लुबना आपको भी बेटा मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा मैं जैसा कहना फैमिली प्रॉब्लम है, जैसा फैमिली में ख्वातीन की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इनको भी मैं सिर्फ यही कहूँगी जब भी इनकी होता है ना एक बहन का या एक किसी का हो जाना रिश्ता, तो वो अपने आप सिलसिले खुलते हैं। एक आपको मैं एक रेमेडी चलिए बता देती हूँ। आप ना मून स्टोन होता है, मून स्टोन, ये पहनिए। ठीक है, दोनों ही बहनें बेशक पहन लें, ठीक है, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मून स्टोन पहनिए। ठीक है जी। हफ्जा हैं गुजर खान से। अस्सलाम वालेकुम हफ्जा। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। आप बताओ कैसी हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? अपनी बहन के बारे में पूछना है, बड़ी बहन के बारे में। ओके, बहन का नाम बताएं। सफिया बीबी। सफिया बीबी। ओके जी। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 17 जून। ठीक है। 1997। 1997 17 जून। और वक्त पैदाइश का याद है आपको?
जी सुबह 7:15 बजे और मंगल के दिन। ओके, सुबह 7:15 क्या? हैदराबाद है। ओके, क्या पूछना चाहती हैं? उनकी शादी हो गई है लेकिन उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। उनके बारे में कुछ बताएं, आगे क्या होगा उनके बारे में। ओके, ठीक है, ओके, बहुत सारी दुआएं आपकी बहन के लिए। थैंक यू सो मच जी। अच्छा बेटा देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स इस वक्त आ रहे हैं ना, बेसिकली इनको पिछले 4 मंथ से कॉन्टीन्यूसली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और मेरा मशवरा ये होगा, एक तो मैं हमेशा बात कंपैटिबिलिटी की इसीलिए करती हूँ कि एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे शादी से पहले बने तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी बेटा मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि कंपैटिबिलिटी इनके हस्बैंड के साथ इनकी चेक करवाई जाए। ठीक है। और अभी खुदा के लिए कोई वक्ती तौर पे फैसला आप लोग जल्दबाजी अपनी में। तरफ से तो मत लीजिएगा, चीज़ों को अवॉइड करो तो बेहतर है, लेकिन ख़तरा अभी भी है। और यानी कि इसको कहते हैं प्रॉब्लम्स अभी कॉन्टीन्यूसली रहेंगी और अगले साल के नवंबर तक, ठीक है। तो ये इनको बहुत एहतियात से चलना है, मोहतात होकर चलना है। वो वक्त अगर टल गया, गुजर गया तो थिंग्स विल बी फाइन, बेहतरी आ जाएगी। ओके, बिल्कुल सही जी। ईमान फातिमा है कहाँ से? फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आपकी आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं फैसलाबाद का मौसम कैसा है? फैसलाबाद का मौसम बहुत अच्छा है। आप Good. सच में मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। दुआओं में याद रखना है आपने मुझे, ठीक है? जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। बताएं शादी जी, के बारे में। बताएं भाई का नाम बताएं। कामरान। सॉरी, कामरान। कामरान। ओके, कामरान। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 26 सितंबर 1999। 26 सितंबर 1999। शादी के बारे में पूछना है? जी शादी के बारे में पूछना है। ओके, स्पेसिफिक कुछ चीज़ या बस जनरल शादी के बारे में? कब होगी? हम देख रहे हैं लेकिन कोई मसला आ रहा है कि कभी पसंद नहीं आ रही या प्रॉब्लम है, लेकिन उनका एग्जैक्ट ओके, ठीक है। ओके, लाइव जवाब सुने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देखिए, एक तो ये है कि अभी मुझे लगता है कि इट इज़ टू अर्ली फॉर हिम, थोड़ा सा टाइम लीजिए। और ये वैसे भी ऑलरेडी बेटा किसी क्या मुझे से कहते हैं ट्रॉमा, किसी चीज़ से ये भी तो गुजरा है। ये जो पूरा साल था इसके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा, ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, पहली बात तो ये है। और आप लोग किसी जल्दी में, आपको लगता है बस हो जाए, बहुत जल्दबाजी में आप हो लोग। सकता है इसी वजह से हो। हाँ, तो ये वो- बहुत हाँ। जल्दी में, फैमिली बहुत जल्दी में, बच्चा नहीं है, बच्चा चाहता नहीं है, या कोई इस टाइप की है। सिचुएशन इनके घर में चल रही है। यानी कि वो कहते नहीं अपनी अपनी पड़ी है सबको, कोई कहता है बस मेरी चल जाए, मेरी चल, कोई इस टाइप की सिचुएशन है। और इसको थोड़ा सा टाइम दें आप लोग। जो भी मामलात होंगे वो अप्रैल 2024 के बाद चलेंगे तो अच्छे भी होंगे, बेहतरी भी आएगी और इनके लिए भी अच्छा होगा और बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में जल्दबाजी से ज़िंदगी का कोई फैसला भी, और शादी तो वैसे भी आप देखें 2 लोग नहीं आपस में बल्कि 2 ख़ानदानों का मिलाप होता है, तो यू हैव टू बी सो केयरफुल जी। दुआ है लाहौर से जी। दुआ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। भाई आज माशाल्लाह सारी बहनें या बहनों के बारे में पूछ रही हैं, भाइयों के। वेरी गुड जी, बताओ भाई का नाम बताओ। मेरे भाई का नाम है वसीम अली हसन। सॉरी, वसीम अली हसन। वसीम अली हसन, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 25 जुलाई। दोबारा बताइएगा। 25 जुलाई 25 जुलाई जी 1994। 1994। अच्छा जी, शादी के बारे में पूछना है? जी उनकी शादी और मतलब आगे फ्यूचर कैसा है, वो कैसे रहेंगे। मेरे एक ही भाई हैं। आप बड़ी हैं या छोटी हैं बहन? मैं बड़ी हूँ उनसे। बड़ी, अच्छा ओके गुड। फिर बड़ी बहन तो माँ बराबर होती है, इसलिए फिक्र लग बिल्कुल रही ऐसे। है। ठीक। हम लोग 7 सिस्टर्स हैं, हमारा एक ही भाई है। अच्छा, 7 बहनों का माशाल्लाह एक माशाल्लाह। फिर तो बनता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बहुत सारी दुआ। उनकी शादी कैसी रहेगी, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके बिल्कुल सही कब होगी? जी। लाइव जवाब सुने, थैंक यू जी। अच्छा देखिए, शादी तो मुझे लगता है इसी कुछ टाइम पीरियड में मुतवक्को है, बल्कि रिश्ता होना जिसको कहते हैं कि मुतवक्को है। और क्योंकि ये नवंबर के बाद से इनके लिए अच्छा वक्त है, बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, रिश्ता हो, कमिटमेंट्स हो, जो भी हो, ओवरऑल लाइफ में बेहतरी है इनके लिए। क्योंकि इसने बेचारे ने वैसे पिछले 2.5-3 साल बहुत सफ़र किया है, अच्छा नहीं था यहाँ, इसके लिए प्रॉब्लम्स रही हैं अपनी लाइफ को बिल्डअप करने में, चीज़ों में, करियर में, बहुत सी चीज़ों में। सो नाउ इट्स अ गुड टाइम फॉर हिम। लेकिन एक मेरी दरख्वास्त है, इसका जब भी आप
रिश्ता करें तो मैं जिस तरह बार बार कहती हूँ कंपैटिबिलिटीज़ में, मैं हर एक मामले में कहती हूँ कि आप कंपैटिबिलिटीज़ पे ज़रा जोर रखा करें, इसके लिए ख़ास तौर पे है। और कभी ज़िंदगी में इसके अंदर ये चीज़ बहुत आएगा, या तो ये ऑलरेडी बाहर है या ये बाहर शिफ्ट होना चाहता है, तो ये इस टाइप की चीज़ इसकी लाइफ में आएगी। इसका कहते हैं ना रोज़गार कमाने का जो भी ज़रिया होगा वो बैरून मुल्क से रिलेट करेगा, ठीक है, और अच्छा है आगे इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर। ठीक है जी। सलमा रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम सलाम जी, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? अपने बारे में। ओके जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताएं। 10 दिसंबर 1993। ओके, 10 दिसंबर 96 1993। 1993। ओके जी, क्या पूछना चाहेंगी? शादी के बारे में पूछना था। ओके जी, ठीक है। अब इसका अगर जो वो ठीक है कि नहीं करना चाहिए कि नहीं। सॉरी, दोबारा बोलिएगा। अभी जो रिश्ता है उसके बारे में पूछना ओके। था, ठीक है कि नहीं ओके, करना चाहिए कि नहीं। अभी जो रिश्ता आया हुआ वो ठीक है कि नहीं? थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुने। वो कह रही हैं कि जी शादी के बारे में और जो भी रिश्ता आया अच्छा, रिश्ता अगर आपकी फैमिली में आया है ना, फैमिली के थ्रू, फैमिली में, तो फिर ठीक है, क्योंकि आपका होना ही फैमिली के थ्रू, फैमिली के इर्द गिर्द कोई बात घूमती है, और दैट इज़ फाइन, क्योंकि ये बच्ची जब भी अपनी पसंद या अपनी मर्जी से करने लगेगी तो वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, वो चीज़ इसकी हमेशा होके ख़त्म होती है, या वो मामलात नहीं चल पाते। ठीक है, फैमिली के थ्रू, फैमिली के अंदर जो भी इसके मामलात है, दैट इज़ गुड और चलेगा, बहुत अच्छा है, और इसी टाइम पीरियड में बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ फाइन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल अच्छा, मैं ज़रूर ये भी पूछते हुए, ऑब्वियसली हम बर्थ चार्ट की बात करते हैं, अब शादियों का भी सीज़न है, शादियाँ बच्चियों की होनी है घरों में, तो जायचा अगर निकलवा लें जहाँ कंफ्यूजन हो तो बेहतर है। बहुत अच्छा होता है, बल्कि इट इज़ अ मस्ट थिंग। लेकिन साथ ही मेरा यहाँ पे फिर अगला सवाल ना, एज अ व्यूअर मैं ये कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो नहीं जायचे निकलवाए और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियाँ, देखिए वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ होती है कि हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं, ठीक है। बहुत से रिश्तों में आप अभी भी देखेंगे जो बड़े बुजुर्ग हमारे जिस तरह से भी थे, आप देखेंगे वो कहते हैं जी 80 जिंदगी काट लेती है बस, ठीक है, वो उनकी वाकई जिंदगी निकल गई। अब जो हमारी जनरेशन या हमारी जनरेशन में भी आप देखें, आप बिल्कुल जो न्यू जनरेशन में आप देखें, डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा है, बदकिस्मती से, बदकिस्मती से। सो इट्स बेटर टू अवॉइड सच बैड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपनी चीज़ों को, वो कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर ले लेना, बिल्कुल ठीक, रादर देन कि आप एक बीमारी की तरफ जाएं, डिजीज़ में जाने से बेहतर होता है ना कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, तो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशन। बिल्कुल। अच्छा, एक और भी सवाल आ रहा है, लेकिन आयशा है अटक से, कि नाम से भी लोग कहते हैं कि जी बता देते हैं, वो भी मैं आपसे पूछती हूँ। जी कौन है अटक से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मुझे बताएं किसके बारे में पूछना है? मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है, जमीला बेगम है उसका नाम। थोड़ा ऊंचा बोलेंगी। सिस्टर के बारे में पूछना है? जी। ओके, सिस्टर का नाम बताएं। जमीला बेगम। जमीला बेगम, ओके। और डेट ऑफ बर्थ और ईयर? डेट ऑफ बर्थ है उनकी 6 सितंबर 6 सितंबर जी 1998। 1998। क्या पूछना चाहेंगी? उनकी शादी के हवाले से पूछने की, उनकी शादी कब तक होगी और क्या फैमिली में होगी, आउट ऑफ फैमिली। ओके, शादी के बारे में पूछना चाहती हैं? जी। ओके, थैंक यू सो मच। जी, शादी के हवाले से ये वक्त इस वक्त बहुत बेहतरीन है, और बल्कि ये नवंबर से लेकर अप्रैल तक का जो वक्त होगा ना, इसमें अगर कोई प्रपोज़ल, कोई भी मामला आता है उसको कंसिडर करें, देखें। मगर एक चीज़ है, ऑलरेडी या तो कोई रिश्ता होके ख़त्म हुआ है या कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में होके, कोई कहते हैं कोई सिचुएशन बन के बिगड़ी हुई है, और ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये ऐसा कोई मामला चला हुआ है, तो इट्स ओके, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा अपने, क्योंकि ये ना थोड़ा सा, क्या मुझे कहना चाहिए, कन्फ्यूजन, परेशानी, जिसको अक्सर लोग ट्रॉमा भी कहते हैं, तो इस चीज़ में ये रह चुकी हुई हैं। इट्स ओके टू बी, ये फ़ाइन है, कोई इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इस चीज़ों को भी कभी हम इस शो में कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी एक फ़र्क होता है। देयर इज़ अ बॉर्डर लाइन, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑन द राइट टाइम, बिल्कुल। अदरवाइज एंग्जाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो बिल्कुल जाती है। सही, आई एग्री। ठीक है। अच्छा, मैं ज़रूर आपसे वो पूछते हुए, फिर चूंकि वक्त कम होगा, जो लोग सिर्फ नाम से बताने की कोशिश करते हैं कि जी ये हो जाएगा, उसके बारे में बात। देखिए
विद ड्यू रिस्पेक्ट Compatibility जो मैं करते हैं, हाँ, बताते देखिए मैं नामों से मैं इस चीज़ को मानती ठीक है। ठीक है, वो ऐसे ही है कि आप नाम और माँ का नाम, माँ के नाम से हमने सिर्फ क़यामत के दिन उठाया अच्छा, जा मैं रहा किसी है। को जानती हूँ, वो हवा में भी देखते हैं ना, हाँ नाम पता देखिए करके वो हवा में भी इम्प्रेशन देखा देना जाता होता है। ओके। बड़ी माजरत के साथ ठीक मैं है। किसी को यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहती, वो एक आपने इम्प्रेशन देना होता है कि हमें बड़ा पता है, वो पता नहीं किसको पता है, मुझे नहीं पता। एनी हाउ, लेकिन देखिए बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है। मैंने आपको कहा कि मैं किसी को भी कुछ कहना नहीं चाह रही, बट इट इज समथिंग जो कि नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही, मैं बस इसीलिए ना देखें, हाँ हम जी। किसी की दिल आजारी और किसी को हर्ट तो कभी भी नहीं दिस करेंगे। इज नॉट लेकिन पॉसिबल। देखिए मैं आपको बताने लगी, दिस इज अ साइंटिफिक थिंग, मैं यही पूछना ये चाह रही एक हूँ। साइंटिफिक चीज है। बाकी तो बस ठीक है, फिर बहुत से अलूम है, मैं उसके बारे में कुछ Obviously, कहना नहीं बिल्कुल चाहती। सही। जी अच्छा जी, मंडी बहाउद्दीन से रिफत जी हैं, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, कुछ नहीं होता। चलिए 042 मैं एक और चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। नंबर बता दूं, वो तसलसल में बताइए। 042992000628 हमारा नंबर है, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी कैन टेक 2 कॉलर्स अभी मेरे ख्याल में। जी, एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि जनवरी में प्लैनेट जुपिटर, जो कि बड़ी अच्छी पोजीशन पे जा रहा है, वो जुपिटर प्लैनेट क्या होता है बेसिकली, इसको हम टीचर, गुरु, आपके लिए बड़ा हीलिंग के लिए कहते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा होता है। तो जनवरी से इसकी पोजीशन बड़ी अच्छी होने जा रही है। तो हम लोग सब एक इसको कहते हैं सेल्फ हीलिंग में जाना है, हीलिंग प्रोसेस में जाना। तो जनवरी 2024 से सबके लिए ही बड़ा अच्छा टाइम होगा। ये जितनी ये जो बीमारी, प्रॉब्लम्स, जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं, हम सबको बहुत सी चीज़ें जो एक नेगेटिविटी में फील हो रही होती है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। तो मैंने कहा ये साथ साथ, क्योंकि आगे हम इंशाल्लाह ताला दिसंबर में बिल्कुल 2024 की भी जो है वो बातें करेंगे, सबको उसके बारे में प्रिडिक्शंस देंगे। तो मैंने कहा एक छोटा सा एक वन लाइनर बात सबके बिल्कुल लिए सही, नहीं ये करते हैं। जरूरी है, लेकिन हम तफसील में इंशाल्लाह तफसील में भी गुफ्तगू करेंगे करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, My बहुत pleasure, शुक्रिया। my pleasure। और ख़वातीन हज़रात, आप में से जिन्होंने कोशिश की लेकिन उस तरीके से नहीं कॉल कनेक्ट हो सकी, आई एम सो सॉरी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कंटिन्यू इसको करेंगे इंशाल्लाह। हमने इसीलिए लाइव सेशन रखा है ताकि आपका डायरेक्ट रब्ता हो सके सादिया के साथ और आप फिर डायरेक्टली अपने मसले हल कर सके। मेरी दिल से दुआ है कि तमाम घरों में खुशियाँ हों, आमीन जी। ढेरों खुशियाँ हों, हर कोई हंसता मुस्कुराता हुआ अपनों के साथ ज़िंदगी गुजारे। ये मैं बड़ी बहन होने की हैसियत से दुआ जरूर दे सकती हूँ। मेरी भी यही दुआ है सबके लिए। बिल्कुल ऐसा ही मैं चाहती हूँ, आप कॉल करें तो कहें कि हमारे तो मसले हल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे विल बी सो हैप्पी इस तरह। बहुत शुक्रिया सादिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के जो वीडियो टीजर पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने आपके साथ शेयर किया, उसमें मैंने ये जिक्र किया, आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे प्रोग्राम में, साथ साथ गुफ्तगू भी करते रहेंगे। म्यूज़िक इंडस्ट्री, हमारी मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा जाना हुआ मंजा हुआ नाम कि जो ना सिर्फ अल्लाह ताला ने ए नैयर साहब को खूबसूरत आवाज़ से नवाजा, लेकिन अपने खूबसूरत शख्सियत की वजह से, अपने लबो लहजे में जो शाइस्तगी थी, जो उम्दगी थी, उसकी वजह से इन्होंने जो अपने फ़ैन्स के दिलों में ख़ास घर किया। गो के वो हमसे जुदा हो चुके हैं, लेकिन आज भी अपने काम, अपने फ़न और अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए लोगों के दिलों में राज करते हैं। ए नैयर साहब को आज के प्रोग्राम में वीकेंड एट होम की ख़ास नशिस्त में ट्रिब्यूट पेश करने के लिए सबसे पहले मैं जिनको दावत देना चाहूँगी, बिलखसूस इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, हमारे साथ मौजूद है रादील गिल। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और इस वक्त हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, और सेहत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर। और ये इन्होंने ही मुझे ग्रीन टी का जो रेसिपी है वो बताई हुई है, तो मैंने इसीलिए पकड़ लिया इस बात की तस्दीक करते हुए इनके सामने डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं कि इनकी बात मैं मानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस, मैं बड़ी खुश होती हूँ कि अमूमन ये होता है कि जब कोई हम बात कह रहे हो तो दिल चाहता है कि किसी ने किया और हमें पता लगे हाँ, कि उसके साथ क्या हो। तो मेरा जो टेस्ट सैंपल है मेरे साथ ही बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ जो टोटके हैं, जो चीज़ें हैं, जो एंड देन इट वर्क्स। और मैं आपको ख़वातीन के साथ एक ये बात ज़रूर बताऊँ कि जो
हमारा मकसद यहाँ पे एज एन एंकर, एज अ प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा आती हैं, सादिया अरशद साहिबा, जितने भी आते हैं, हमारा मकसद ही ये होता है कि अपने तजर्बात की रोशनी में आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। रहनुमाई होगी तो जिंदगी को बेहतर कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अब बात जरूर, एक तो स्मॉग तो है ही है, स्मॉग के बड़े मसले हैं, नज़ला जुकाम सांस। अच्छा मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा ट्रिकी मौसम है, कई घरों में इवन रात को भी हल्का सा पंखा भी चलता है कई घरों में, करेक्ट ऐसा ही है? और कभी कभी चलता है और कभी कभी कुछ कंबल आ जाता है, बिल्कुल। लेकिन वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। करेक्ट। लेकिन एक चीज ऐसी है जो एक ऐसा टॉपिक जो सर्दियों में बिलखसूस इसलिए मैं कनेक्ट करती हूँ कि विटामिन डी एक ऐसा मैं समझती हूँ विटामिन है जिसको हम बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। Correct. और सर्दियों में हम बिलखसूस कहते हैं कि धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा, तो अभी तो धूप ही नहीं, तो किस तरीके से क्या हो सकता है बताइए प्लीज। अच्छा सुंदर, सबसे पहली चीज कि विटामिन डी को अब हार्मोन का दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये इतने ज्यादा फंक्शंस को कंट्रोल करती है इन द बॉडी कि इतना हार्मोन ही कर सकता है, ये किसी आम विटामिन डी का काम नहीं है। ओके। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको तकरीबन लेट्स से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम कम होता है, मैं आपको तकरीबन 10 से 12 चीज़ें ऐसी बताती हूँ जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी से हो रही है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हम अक्सर बात करते हैं वो ये है कि हड्डियों में दर्द होना। यस। ठीक है, उसका निशानी सबसे बड़ी ये होती है कि आप किसी भी, ये शिन बोन नहीं होती जो ये टांग की हड्डी, इसके ऊपर हाथ रखें और अगर वो आपको प्रेशर डालें और अगर आपको वो अंगूठे से दबाने पे दर्द कर रही है तो इसका मतलब है कि आपको ये प्रॉबेबली विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सोर मसल्स। ओके। यानी मसल्स ही का सूजा होना। मसल्स सूज इस तरह जाते हैं कि आप हर वक्त फील करते हैं कि पता नहीं इधर क्या है, मैं हाथ घुटते रहते हैं, कई लोग आपने देखा होगा यूं बिल्कुल करके ऐसा ही है, अपने आप को घुटते रहते हैं। दिस इज अ सोर मसल, सूजा हुआ मसल, एक मसल जो बेचारा हेल्दी नहीं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि सुबह का बेदार ना होना, और अगर होना तो सुबह बेशक अच्छी स्लीप हुई है, थकावट का शिकार होना। सही। ये बच्चों में अमूमन देखा जाता है और सुंदर बेबीज के लेवल से विटामिन डी को सही होना चाहिए। ये सिर्फ आपकी और मेरी या हम अडल्ट्स की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इवन बेबीज के। बेबीज में भी अगर विटामिन डी कम होएगी तो उनके बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो मुतासिर होते हैं, इंक्लूडिंग उनकी टांगों और हड्डियों का बढ़ना। बिल्कुल। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है। उसके अलावा दांतों में कीड़ा लगना। अच्छा उसका भी विटामिन। हाँ, ओके। हाँ, बहुत सारे लोग, बच्चों के दांतों में कीड़े लग रहे होते हैं, वो उनको डेंटिस्ट कह रहा होता है शुगर ना दे, लेकिन असल वजह इज डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ओके। अच्छा बालों का जो गिरना है बिल्कुल भी उसी की तरफ आ रहे हैं। ओके। दादी डॉक्टर तो तुम खुद हो ना यार, सुंदर, इसीलिए आपको बनाया हुआ इधर का थैंक यू, गरूर नहीं कभी किया मैंने, थैंक यू। वो तो नहीं किया। अच्छा जी, अब वो जनाब बालों का गिरना, बालों के गिरने के लिए फलानी विटामिन मैं नाजरीन को आज बताना चाहती हूँ कि अगर उनके बाल वीक या गिर रहे हैं या ड्राई हो रहे हैं तो सबसे पहले 3 लेवल्स को चेक करना है, विटामिन डी, आयरन और विटामिन B12। ओके। ये लेवल्स जब आपके सही होंगे तो उसके बाद आप कोई दवाइयाँ बायोटिन वगैरह, बायोटिन प्लस वगैरह शुरू करें। तो ये नॉर्मल टेस्ट आप जाएंगे लैब में और कहेंगे बिल्कुल कि जी, बिल्कुल। और इसीलिए सुंदर वो ऐसे ही अटकल पच्चू नहीं खाने। देखो मैं कितना अच्छा लफ्ज़ है ना, ये पता नहीं कैसे अजीब अजीब से लफ्ज निकाल, बड़े मजे के होते हैं आपने। अटकल पच्चू। हाँ। ऐसे अप्रॉक्सीमेटली नहीं खाने, आपने उसको कैलकुलेट करके खाना है। मसलन ये कि आपने विटामिन डी का चेक कराना है, जो आपको डॉक्टर बताएगा आपने वो डोज लेना है। वैसे 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गई। अच्छा, अब 5वीं चीज जो आती है, जो लोगों का सही नींद ना आना, रात को लाइट स्लीप होना, और आप सोचते हैं कि आप बार बार सो के उठ रहे हैं लेकिन एक्चुअली आपका सांस बंद हो रहा होता है जिसकी वजह से आप उठते हैं। ठीक है। वजह एक तो मोटापा, लेकिन साथ में विटामिन डी की कमी। ओके। एक और बहुत बड़ी बात जो अक्सर हम बात करते हैं कि वेट गेन हो गया और उतर नहीं रहा, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वीगन हो गए हैं, ये कर रहे हैं, नहीं उतरा वेट, विटामिन डी की कमी। अच्छा, विटामिन डी की कमी की वजह से। एग्जैक्टली। जब विटामिन डी कम होगी आपकी बॉडी विंटर मोड में चली जाएगी, कि सर्दियां आ गई हैं, जब वो विंटर मोड में चली जाती है तो उसके बाद जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन्स, अंतड़ियों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो डिफरेंट केमिकल्स ऐसे बनाने शुरू कर देते हैं जिससे आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पता है ना, विंटर्स में लोग थोड़े मोटे हो जाते हैं, ऐसा ही है, फूल जाते ठीक है हैं, ना, हाँ, ब्लोटिंग ज्यादा, और गर्मियों में फिर कम हो जाते हैं, कम सुखड़ जाते हैं। तो ये हमारा जो है, ये हमारा एवोल्यूशनरी मोड के अंदर हम चले जाते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज जो है विटामिन डी के आपको उसको बताऊं कि अक्सर लोग ये पूछते हैं
कि जी विटामिन डी के लिए अच्छा हाँ, टोनिल फंगस मुझे याद आ गया, फंगस हो जाती नौखनों के अंदर। ओके, वो वो हम डॉक्टरों पे जाके इतनी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उसकी वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। ठीक है। और एक्जिमा, ऐसे रैशेस हो जाते हैं बॉडी के स्किन ऊपर, खराब उखड़ जाती है, एलिगेटर टाइप हो जाती है। और हाँ। आप सन में बैठते हो तो वो बेहतर हो जाती है। दैट मींस यू आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डिफिशिएंसी। बिल्कुल सही। ये अननोन एंड अनटोल्ड साइंस ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंसी हैं। नजर का कमजोर होना एकदम से, वो भी होता है ना। कई बार आप किसी दिन आप सोचते हैं कि यार ये मुझे क्यों नहीं सही नजर आ रहा। एक तो खैर स्क्रीन टाइम जो लोग ज्यादा रखते हैं उनके भी आंखों को, लेकिन विटामिन डी हमेशा चेक करा लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कब बैठे? अगला सवाल आपको आ रहा है, आप मुझसे पूछिए। नहीं, मैं वो एलिगेटर वाली बात करी थी कि एक्जिमा की कंडीशन ऐसी होती है, स्केली स्किन हो जाती है, जैसे वो ये इसकी सांप की होती है या क्रोकोडाइल एलिगेटर की, तो स्केली स्किन होती है, बड़ी खतरनाक। मगरमच्छ बिल्कुल, बड़ी खतरनाक एक्सट्रीम पे भी जा सकती है, वो भी एक है। अच्छा जी, एक और साइन भी है, आप सुंदर बात कर रहे हो तो मुझे याद आया कि जबान के ऊपर ना ऐसे धारियां सी बन जाती हैं। ठीक है। और ऐसे बच्चे रात को टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि अपने दांतों को पीसते हैं। बिल्कुल। तो या तो उनके पेट में कीड़े हैं या फिर उन बच्चे जो हैं उनका वेट बहुत ज्यादा है, और या विटामिन डी ही की कमी है। ओके, ठीक है। सो इस घिसाने की वजह से आपके दांत बहुत खराब हो सकते हैं। बिल्कुल सही। टूथ ग्राइंडिंग से आपको पता है कि टूथ जो है एनामल खराब हो जाता है, और अलहदा जब वो टूथ ऊपर से बिल्कुल नेकेड हो जाता है तो वही केरीज वहां पे कीड़ा अटैक कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत नेसेसरी हैं। अब इसका हल क्या है? ये तमाम तो हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो चेक कराएं। ठीक है। चेक करा के अपना विटामिन डी लेवल देखें और डॉक्टर से आप गाइडेंस लें। ठीक है। जिसको सन विटामिन कहते हैं वो ये है जो हमारे पास है। जब सूरज निकलता है उसके अंदर तकरीबन 15 मिनट बैठें। ठीक है। और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दूं, होता है ये कि लोग नहा के निकल के आके बैठ जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। या जाके नहा लेते हैं। ऐसा ही है। तो अगर आपने अपनी स्किन पे साबुन मल लिया ना तो विटामिन डी नहीं अब्सॉर्ब होएगी, क्योंकि उसके ऊपर से ऑयल की लेयर उतर गई, और ऑयल ही वो चीज है जो कि विटामिन डी को साथ लेके आएगा। ओके, तो इसका मतलब कि नहाने से पहले अगर हाँ, आपने नहाने से पहले बैठ जाए और थोड़ा देर बाद फिर जाके नहाएं और 15-20 मिनट बैठे, थोड़ा हाँ 15-20 मिनट बैठे। और जो बहुत लेट आफ्टरनून का सन होता है, मसलन 3, 4, 5 बजे वाला, 5 तो खैर अब होता ही नहीं है, हाँ, 2, 3, 4 वाला, वो इतना अच्छा नहीं होता। कहते 12 बजे जो बिल्कुल जब सवा नेज़े पे कहते हैं ना सूरज आ जाता है, दैट्स द बेस्ट टाइम कि आप उस एरिया को एक्सपोज करके। मैं वही कह रही थी कि टाइम भी होगा ना कि 10, 11 बजे, 12 बजे। लेकिन अब अच्छा, मेरा अगला सवाल जो मैंने शुरू में इतनी लंबी तमहीद बात, अब स्मॉग है। अब ये जो स्मॉग है जिसमें वैसे ही आपका लथार्जिकपन रहता है, नजर, इसमें जो ये सूरज है ये वो वाली क्वालिटी तो नहीं देगा? बिल्कुल वो वाली क्वालिटी नहीं दे रहा, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर स्मॉग बहुत ज्यादा डेंस है और आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप बाहर ना बैठें। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी धूप निकलती है, मैंने देखा है कि दिन में कोई ऐसा टाइम है जिसमें धूप निकलती भी है, जैसे आज सुबह 10-11 बजे निकली हुई बिल्कुल थी, सही। तो आप उस वक्त बैठ के जब आपको मुयस्सर हो आप वो एक 15 मिनट का बोलस डोज ले लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, अब मैं आई जस्ट वांट टू आस्क, मैं क्योंकि आपने अभी ये सवाल आपने बात की ना साबुन वाली, तो मेरे जहन में आया कि जो लोग सनस्क्रीन लगाएंगे और धूप में फिर बैठेंगे, तो क्या वो जो उनको फायदा है विटामिन डी का सूरज की रेस से वो मिल सकेगा या नहीं, बिकॉज ऑफ द सन ब्लॉक? बिल्कुल, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट यही बात करते हैं। उसमें ये होता है कि सुंदर, जो चेहरा होता है ना, आप चेहरे पे लगा लें सन ब्लॉक, लेकिन बाकी एरियाज पे फिर ना लगाएं। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली सन ब्लॉक मींस कि इट्स गोइंग टू ब्लॉक द सन रेज, सो इफ इट्स ब्लॉकिंग इट, हाउ इज इट गोइंग टू एंटर द बॉडी? अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात अभी आप बात कर रहे थे, मुझे वो याद आई कि बहुत से लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जब लेते हैं ना, तो उसका एक सही तरीका होता है लेने का। वो ये नहीं कि ऐसे लो जी आगे गोली खा ली आपने, ऐसा ही है। आपने फैटी मील के साथ खानी है। जो आपका मील फैटी है ना, मसलन मेरा डिनर जो है ना वो थोड़ा बेहतर होता है, उसमें मैं तड़का भी लगवा लेती हूँ दाल को या उस तरह, तो उसके साथ अगर आप खाएंगे तो उसकी ऑयल के साथ विटामिन डी, जो कि खुद भी ऑयल है, ऑयल के साथ अब्जॉर्प्शन अच्छी होएगी। और अगर विटामिन डी कम होएगा तो आपकी जो बोन्स में कैल्शियम है वो भी निकल के बाहर चला जाएगा। अच्छा। इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम यूं करके चलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि अक्सर अब ये सवाल आता है कि अच्छा एग योक, लोग जो है एग योक यानी कि जर्दी उसको निकाल देते हैं। हाँ, अब लेटेस्ट स्टडीज ये हैं कि कोलेस्ट्रॉल और व्हाटएवर यू कैन हैव आराम से विदाउट एनी वो डर के मुझे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा,
आप जर्दी खाएं, जर्दी के अंदर विटामिन डी है, मछली के अंदर विटामिन डी है, जो फैटी फिश होती है ना जिसके साथ चर्बी काफी होती है उसमें विटामिन डी होती है। बच्चों को कॉड लिवर ऑयल दीजिए। कॉड लिवर ऑयल बिल्कुल सही। हम बचपन में इतना क्या करते थे, बिल्कुल। और अब भी लेना चाहिए। अच्छा, जो लोग नाश्ता हैवी करते हैं, हाँ डिनर आपने तो डिनर किया, हाँ, तो वो फिर नाश्ते में भी तो वो ले बिल्कुल ले सकते सकते हैं, वो बिल्कुल ले सकते हैं। हैवी जिन्होंने पराठा चराठा खाया है वो खा लें। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आया कि जो सूरज की शुआएं हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, UV1, UV2, UV3, हाँ। वो टेक्निकल तो आप बताएंगी, मैं तो सादा सा। लेकिन जब आप सन ब्लॉक लगाते हैं और फिर अगर आप कह रही हैं कि हाथ पैर पे नहीं लगा रहे, फॉर एग्जांपल जो स्किन एक्सपोजर है अपार्ट फ्रॉम द फेस, तो वो डेंजरस तो नहीं होंगी? नहीं, डेंजरस देखो, जो डेंजरस है ना वो वाला एक्सपोजर है जो मैंने आपको 2, 3, 4 बजे का बताया है। जो मिडल ऑफ द डे में होता है दैट्स नॉट अ डेंजरस एक्सपोजर। और अगर आपको फील होता है कि आपकी टैनिंग हो गई है तो फिर आप लगा लें थोड़ा बहुत, लेकिन SPF फैक्टर्स होते हैं, सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स होते हैं, उसमें हल्का वाला चूज कर लें, उसमें हैवी वाला ना चूज करें। कई डॉक्टर्स बहुत हैवी SPF फैक्टर्स देते हैं, तो इसलिए ट्राई टू, अव्वल तो मेरा ख्याल है कि अब सूरज निकल ही नहीं रहा, जब निकल रहा है और आप जाके आराम से सिंपल सा एक डोज ले लें उसका, वाइट कपड़े पहन लें। अगर आपको बहुत ब्लैक पहन लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा वो है कि जी मैं कहीं मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप सन ब्लॉक को छोड़ें, आप ब्लैक कपड़े पहने ताकि उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन हो। बिल्कुल, आई एग्री, टोटली एग्री। ब्लैक कपड़े में से ज्यादा हो जाता है। ओके जी, टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को ना अब ये सांस का मसला हो रहा है आजकल। तो एक आंवला आपको पता है जिसको गूसबेरी कहा जाता है, आंवले के अंदर बहुत सारी ताकतें हैं। और सुंदर साहब, जब आप इंट्रो दे रही थी तो आप बात कर रही थी कि हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को इस चीज़ का बताएं कि नेचुरल रेमेडीज़, ऑल्दो आई एम अ डॉक्टर, बट नेचुरल रेमेडीज़ के अंदर बहुत सी चीज़ें हम सही कर सकते हैं। सही। सो मेनी ऑफ पीपल आर ऑन टू इनहेलर्स वगैरह, वो करें, लेकिन उसके साथ आंवले का मुरब्बा धो के, जो बहुत ज़्यादा चीनी, रात को दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो ज़रूर खाएं। उनको ये बेहतर फील होगा, उनके लंग कैपेसिटी बेहतर होएगी। और उससे अच्छा, और एक और टिप ऑफ द डे जो मैंने बहुत प्रैक्टिस करनी शुरू की है सुंदर, जो मैंने एक साइंटिस्ट है उनका पढ़ा था व्लॉग, उसमें उन्होंने कहा कि 25 टाइम्स आपने सुबह लंबे सांस खींच के लेने हैं और एक्सहेल करना है। ठीक है, 25 मरतबा। हाँ, मतलब आप अपनी मील से पहले करें 3 दफा, सुबह, दोपहर, शाम, और आपकी मेंटल लेवल बेहतर हो जाएगा। और मेंटल लेवल से याद आया कि विटामिन डी की कमी से मूड भी खराब रहता है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। 75 मरतबा हो गया, 25 में मल्टीप्लाई 3 किया तो मैथ्स भी तो जरूरी है ना, बेइज्जती ना हो जाए। 75 ही है ना, ऑनर बता दें। हम दोनों में से आधा डॉक्टर और पूरा हिसाबदान आप हैं। हमारे कैमरामैन कह रहे हैं बेफिक्र हो जाए, 75 ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और खवातीनों से हम अभी इस मौसम की बात करें ना, तो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। इट इज़ पर्टिनेंट, जितना हो सके अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। अच्छा जी, खवातीनों से प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने आपको बताया, आज हम ए नैयर साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनके हवाले से तफसील से भी गुफ्तगू प्रोग्राम की अब सेकेंड हाफ में इंशाल्लाह ताला होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। लेकिन ए नैयर साहब की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिलखसूस जो उन्होंने गाने गाए प्लेबैक सिंगिंग के तौर पे, अरे क्या कमाल, क्या मीठे, क्या सुरीले वो गाने, कि आज भी वो गाने अगर हम सुनने बैठ जाएं तो यकीन जाने एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 10-15 बार दिल करता है सुनने को। सो खवातीनोज़ात, ए नैयर साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं उनको जल्दी से बुलाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रावीद गिल साहब, उनको जहमत देंगे, दावत देंगे, ए नैयर साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। आ जाइएगा। जी खवातीनोज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और इस वक्त मैं किचन के लैविश मेन्यू जो आप देख सकते हैं किचन के सेगमेंट में मौजूद हूँ। और आज का जो किचन का सेगमेंट है हैज़ बिन काइंडली पर्ल कॉन्टिनेंटल बुखारा ने इसके ताउन के साथ हम आपको ये पेश कर रहे हैं। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की जब खवातीनोज़ात हम बात करते हैं तो इसका नाम ही काफ़ी है, एक मेयार का नाम है पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल। और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में जब बुखारा की बात करते हैं तो पीसी का दिल
कहा जाता है बुखारा को। बुखारा पिछले 15 साल से बफे सर्व कर रहा है अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, अपने कस्टमर्स को, चेरिश्ड कस्टमर्स को, वैल्यूएबल कस्टमर्स को, और एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, डाइन इन करते हैं। आई पर्सनली रिमेंबर, आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज विद पीसी बुखारा, क्योंकि इनका जो खाना है, इनके जो खानों के जायके हैं, वो आपको अंदरून शहर की बिलखसूस याद दिलाते हैं, क्योंकि वो जो मसाले हैं, जिस अपनाइयत के साथ वो खाने बनाए जाते हैं और फिर पेश करने का ख़ास अंदाज। सो पीसी बुखारा के ताउन से ये किचन का सेगमेंट पेश किया जा रहा है। 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब दोबारा से पीसी बुखारा को रीलॉन्च एक नए अंदाज के साथ किया जा रहा है, जिसमें कुछ नए डिशेस का एहतमाम किया गया है। वो डिशेस क्या हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे जी। एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के शेफ़ उस्मान, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। जितनी बातें मैंने की, मुझे लगता है मैं काम आपके साथ करती हूँ। एग्जैक्टली अच्छा जी, शेफ़ उस्मान बताइएगा, पीसी बुखारा ने जो अब लॉन्च किया मेन्यू अपना नया। एग्जैक्टली हमने बेसिकली विल टेक लॉन्ग टाइम। हम जो सा हमारे गेस्ट थे उनके हम फीडबैक गैदर कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो सा अपना कम्प्लीटली नया मेन्यू जो सा वो लॉन्च किया। ठीक है, ठीक है। इसमें हमने नॉर्थ साइड को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेडाइट किया है। ओके। और स्पेशली पंजाब का कल्चर तो है ही है, और उसके अलावा जो सा है कश्मीर पर साइड को, उसको भी हमने इसमें लेके हैं अपने मेन्यू में। ठीक है। इट्स अ कंप्लीट लेविश मेन्यू फॉर आवर प्रीशियस गेस्ट। ठीक है। और उनकी फीडबैक के ऊपर ही हमने अपना मेन्यू डेवलप किया। बिल्कुल सही, यानी पाकिस्तान के हर सूबे का फूड इसमें अवेलेबल। पाकिस्तान के हर सूबे का जी, फूड जी। इज अवेलेबल। अच्छा, पीसी बुखारा इज लोकेटेड, मैं इसकी लोकेशन बताऊं, स्विमिंग पूल के साथ है, Exactly. तो व्यू भी आप एंजॉय कर सकते हैं। लाइव म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन अ वेरी एक्स फैक्टर। बुखारा में आप जाते हैं तो जो लाइव म्यूजिक है उसका एक अपना मजा होता है, और ट्रेडिशनल डिशेस के जो जायके जी, हैं। exactly. अच्छा, साथ साथ थोड़ा सा अगर जी जी बताते प्लीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अपने जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके फूड को जो सा है वो इसमें रखा है, और सबसे पहले हमने नॉर्थ साइड को कैप्चर्ड किया। ठीक है। नॉर्थ साइड में आपको पता है कि शनवारी दुम्बा टिक्का बहुत फेमस है। अरे वाह। ठीक है। और ये लाहौर में किसी भी जगह पे कोई भी बफे में नहीं दे रहा, बिकॉज इट वाज एक्सपेंसिव आइटम। ठीक है। और इसके साथ दुम्बा दम पुख्ता है हमारा। ओके, ठीक है। और ये जो आपको स्पेशली जाना पड़ता है केपी साइड पे, ठीक है, ये चीज़ें, ये स्पेशलिटीज खाने के लिए खुशबू बहुत मजे की आ रही है, बहुत मजे की। इसका अरोमा और ये हर एक चीज़ बिल्कुल टिपिकली वैसे। इवन के हमारे पास स्पेशलिटी शेफ्स जो उनसे हमने वहाँ से अरेंज करवाए हैं, जो केपी का फूड बना रहे हैं। ठीक है, वो खास जायका उनको मसालों का पता होगा। ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी माइल्ड। ठीक है। और सिर्फ सॉल्ट के साथ वो प्ले करते हैं, सॉल्ट और होल ग्रीन चिलीज के साथ, तो दैट्स व्हाई ठीक है, ये फूड उसी को। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी पंजाब साइड की तरफ, जिसमें बीफ बोंग मींस नली निहारी आप कह सकते हैं। ठीक है। हमारा बड़ा फेमस सा कल्चर है, और पंजाब के लोग जो उनसे हम तो जान देते हैं भाई। Exactly. हमारा तो नाश्ता खाना ना कंप्लीट हो, हाँ, खास तौर पे निहारी वीकेंड पे। और इसमें भोंग के अलावा। उसके अलावा जो सा है, अगर हम सिंध साइड पे जाएं तो सिंधी बिरयानी जो सी अवेलेबल होती है। ठीक है। ठीक है। और इट्स ऑल्सो स्पाइसी। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग स्पाइसी बिरयानी खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट डिश इज ऑल्सो बिलोंग टू केपी के, दैट इज चिकन पेशावरी कढ़ाई। एक्सीलेंट, ओके। एंड दैट इज प्योरली कुक्ड इन टोमेटो ग्रेवी विद ग्रीन चिलीज। ठीक है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज आवर पंजाब साइड, दैट इज सरसों का साग। ठीक है। एंड मकई की रोटी। एक्सीलेंट, वेरी और गुड। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हम एक्टिविटी वहाँ पे लाइव कर रहे होते हैं, जिसमें चप्पल कबाब है, और वो live बन रहा होता है, है बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ यू। और बारबेक्यू सीख कबाब है, चिकन बोटी है, वो लाइव बन रही होती है। उसके अलावा जो से हम भटूरे पूड़ियाँ वहाँ पे लाइव कर रहे होते और हैं, डिजर्ट्स भी, और नान भी जो है वो लाइव आपके Live सामने वहाँ बन पे रहे सब हो हैं। रहा उसका होता एक अपना मजा होता है। गरम नान जी, साथ खाए ना खाने के, तो वो उसका मजा ही कुछ मशहूर और होता है। उसके अलावा हम लाहौरी फ्राइड फिश वहाँ पे लाइव फ्राई कर रहे होते ठीक हैं, है। ताकि गेस्ट को जो सा है वहाँ पे बैठ के कोई चीज़ ऐसी फील ना आए कि उसको फूड स्टेल मिल रहा है। हमारी जितनी भी वहाँ पे कुकिंग हो रही है वो सारी 100% लाइव हो रही है, और फ्रेश होती है। फ्रेश हो रही है, और लाइव किचन है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। और वहाँ पे लाइव जो सी सैलड बार है, डिजर्ट बार है। उसके अलावा एक हमने पंजाबी कुल्फी स्टेशन भी अभी इंट्रोड्यूस करवाया अपने न्यू मेन्यू में। ठीक है। तो यू कैन कम हियर एंड एंजॉय आवर कुल्फी फलूदा एज वेल। बिल्कुल जी, मैं तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ पीसी बुखारा। अच्छा, मैं टाइमिंग्स, क्योंकि बफे है, रात के टाइम पे बिलखसूस होता है, अगर आपने कॉर्पोरेट फंक्शंस अरेंज करवाने हैं, वो स्पेशल पे बुकिंग्स होती हैं, वो आप उधर की मैनेजमेंट से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन शाम 7 बजे से 11 बजे तक ये बफे के टाइमिंग्स पीसी बुखारा के होते हैं। 15 साल से आप लोगों के साथ एक वाबस्तगी पीसी बुखारा की बिलखसूस है, तो अपने वैल्यूबल कस्टमर्स को की पुरानी यादों इसलिए क्योंकि हम जब खाने की बात करते हैं ना, तो मैं बाकी लोगों की क्यों बात करूं, मैं अपनी बात करती हूं। हम लोग बड़े जज्बाती
होती हैं खाने के मामले में। खाना देखने में अच्छा नहीं होगा, उसका एम्बियंस प्रॉपर एक एनवायरनमेंट नहीं होगी, तो फिर खाना तो चखना तो बहुत बात की बात होती है। बट पीसी बुखारा की बिलखसूस अगर हम बात करें, द एनवायरनमेंट, जो माहौल वो आपको देते हैं, जिस तरीके से, जिस अपनायत और अंदाज से आप लोगों के लिए खाना सर्व करते हैं, पेश करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। तो ज़रूर जाइएगा, शाम 7 से 11 बजे ये रोज़ाना है। एग्जैक्टली एक चीज़ का मैं ऐड ऑन करते जाऊँ, वी आर हैसअप सर्टिफाइड। ओके। और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सर्टिफाइड कंपनीज ही हमें प्रोवाइड करती हैं, इंक्लूडिंग मीट एंड वेज एंड ऑल थिंग्स। और हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह ऑल साइड से बेहतरीन है कंज्यूमर के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। कोई और चीज़ ऐड ऑन में आप बताना चाहेंगे? ये तो कुछ डिशेज हैं जी, जो कुछ add डिशेज हुई हैं जिस अगर आप वहाँ पे आएंगे तो कंप्लीट रेंज ऑफ बफे। बिल्कुल। तकरीबन कितनी डिशेज होंगी? अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30। 25 से 30 डिशेज, क्योंकि जब बफे की हम बात करते हैं ना तो उसमें तो फिर एक लेविश मेन्यू होता है। कश्मीर साइड से हरीसा एवरी डे इज अवेलेबल। वेरी गुड, बिल्कुल सही। हरीसा इज एवरी डे अवेलेबल, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर बफे। अच्छा, कई जगहों पे ये भी होता है, मुझे आप प्लीज बताइएगा, बफे में भी ऐसा होता है कि नहीं शेफ स्पेशल भी होता है अकॉर्डिंग टू द डेज, तो आप लोगों का इस पे है? शेफ स्पेशल डेज हम यूजुअली वीकेंड्स पे जो सा वो करते हैं, उसमें हमारी कोशिश होती है कि लोग वीकेंड्स फैमिलीज के साथ आते हैं डिनर करने के लिए हमारे पास, तो उसमें शेफ स्पेशल मेन्यू लगे, उसमें जो सा हम प्रोटीन मींस मीट की डिशेस बढ़ा देते हैं। ओके, वेरी गुड। और इसके अलावा हम जो सा मेन्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई गेस्ट हमारे पास आता है तो उसकी गैदरिंग है 25-30 पीपल की, तो हमें अपनी सजेशन भी दे देता है, आई वांट दिस, सो वी कैन मॉडिफाई द मेन्यू एज वेल फॉर द गेस्ट एज वेल। बिल्कुल सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एग्जीक्यूटिव शेफ उस्मान का शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़वातीन हज़रात, पीसी बुखारा की तरफ से हमारे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आज हम मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा बड़ा नाम कि गो के हमसे जुदा हो गए हैं, लेकिन, और ये मैं रस्मन कतन जुमला नहीं कह रही, अपने काम, अपने फ़न और अपनी अच्छे इखलाक और अच्छी शख्सियत की वजह से आज भी दिलों में राज करते हैं। ए नैयर साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके करियर के हवाले से क्या क्या अचीवमेंट्स उनकी रही, वो तमाम बातें ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की लाइव प्रोग्रामिंग PTV लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने आपको बताया। और ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रवायात को बरकरार रखते हुए वो तमाम की तमाम शख्सियात, ऐसी शख्सियात कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इनफरादी सतह पर रोशन किया हो अपनी मखसूस फील्ड में, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमेशा पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने अपनी ज़िम्मेदारी को, मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से ज़िम्मेदारी को समझते हुए नहायत उम्दगी के साथ और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको सरअंजाम दिया। ख़वातीन के साथ आज एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जिनकी मैं बजाते ख़ुद इतनी फ़ैन हूँ कि ए नैयर साहब का नाम क्वालिटी की ज़मानत है। यानी ए नैयर साहब की जो कंट्रीब्यूशन रही है, प्लेबैक सिंगिंग की बात करें, PTV के साथ एसोसिएशन, रेडियो पाकिस्तान के साथ एसोसिएशन, और ये उस दौर की हम बात कर रहे हैं कि हर सिंगर अपनी मिसाल आप था, कंपटीशन नहीं होता था, लेकिन क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। और ए नैयर साहब ने अपना इस तमाम के तमाम एरा में जितना दौर में काम किया और फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो काम किया, हर एक गाना अपनी मिसाल आप बना के जो आज भी हम सुनते हैं तो इंसान एक बार नहीं सुन के इंसाफ कर सकता, आपको उसको बार बार सुनना पड़ता है। गो के इस मखसूस नशिस्त में ए नैयर साहब की शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करने में मुझे ऐसा लगता है हम इंसाफ नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये ज़रूर हम करेंगे कि उनकी पुरानी और सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते हुए जो आज की मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात हैं उनसे कुछ दिल की बातें करेंगे। ए नैयर साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनकी कुछ यादें आपकी नज़र। जी ख़वातीन हज़रात, ए नैयर साहब को आज खराज तहसीन पेश करते हुए मैं देखना तो स्क्रीन की तरफ जा रही थी, लेकिन मेरे सामने जो मेरी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ए नैयर साहब के साथ इनकी जो गहरी वाबस्तगी और ताल्लुक़ ऐसा कि इन्होंने जब स्क्रीन पे ए नैयर साहब का भी इंटरव्यू देखा, उनको गाते हुए देखा, तो उनकी आंखें नम हो गई। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। गो के वालदैन की दुआएँ होती हैं, वालदा की दुआएँ होती हैं, लेकिन अगर एक शख्स को, एक आदमी को अच्छा शरीक सफ़र
हम सफ़र मिल जाए तो फिर वो कामयाबियों की बुलंदियों को छूता है। मेरी इसलिए मैं, वरना तो मैंने ऑर्डर में जाना था तारुफ कराने के लिए, लेकिन मिसेस ए नैयर हमारे साथ मौजूद हैं और ये आंखें इसलिए नम हुई कि ये माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए इनको खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं खड़े होकर आपका प्लीज़, कैसी हैं आप? प्लीज़, बहुत शुक्रिया, बिलखसूस आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज़, इट मस्ट बी हार्ड मैडम, आपने स्क्रीन पे देखा सर को तो बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्स, जब अपनों का जिक्र आता है ना तो आंखें नम हो जाती हैं। जब आंखें नम होती हैं तो ये एक तरह का कथारसिस होता है, आपका दिल का बोझ हल्का हो रहा होता है। अच्छे लोग, दुनिया का निज़ाम है, हर किसी ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है, अच्छे लोग पहले चले जाते हैं। ए नैयर साहब उनमें से एक ऐसे ब्लेस्ड शख्सियत है कि जिनसे भी इनका जिक्र करेंगे उनकी आंखें नम ज़रूर होंगी, क्योंकि थे ही वो इतने अच्छे इंसान। मेरी पहली मेहमान शख्सियत इस बात की गवाह, 1970s में मुलाकात हुई। शाहजी का नाम, सैयद नूर साहब का नाम ही काफ़ी है, स्टार मेकर, स्टार हिमसेल्फ, और आज बिलखसूस वक्त निकाला है आज की नशिस्त के लिए। शाहजी को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, जहाँ मैं इंसाफ अल्फाज में ना कर सकूँ वहाँ पे आपने मेरी इस्लाह करनी है। ज़रूर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद हैं, हमेशा इनका जिक्र सुना, आज इनसे मुलाकात करने का मौका मिला, इंटरव्यू करने का मौका मिला। ए नैयर साहब को बेहतर तरीके से जानते हुए इनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात करें, इनके करियर के हवाले से बात करें, जो इनकी कंट्रीब्यूशन रही। जोसेफ गिल साहब की बिलखसूस जब इनफरादी सतह पर हम बात करते हैं तो रेडियो पाकिस्तान के साथ बहुत अरसा मुंसलिक रहे, म्यूज़िक इंचार्ज रहे, बेशुमार काम किया। इनकी कंट्रीब्यूशन अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए भी बहुत से प्रोग्राम्स किए। ये तमाम की तमाम बातें और ये जो वाबस्तगी बिलखसूस ए नैयर साहब के साथ रही, आज हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जोसेफ गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मालिक का करम है जी। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। मेरे सामने मौजूद है हम सब के बहुत ही हर दिल अजीज़, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के हमेशा जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और बिलखसूस जिनको ट्रिब्यूट हमने पेश करना होता है, अली रज़ा साहब को हमेशा हम जहमत देते हैं। हम PTV की बात करें, प्राइवेट चैनल्स की बात करें, बेशुमार काम किया है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अली रज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। शाह जी, मैं आपसे फिर आगाज़ करते हुए 1970s में सर आपकी मुलाकात हुई ए नैयर साहब के साथ सबसे पहले? जी हाँ, ये वो दौर है जब मैं भी स्ट्रगल में था। ठीक है। और वो भी स्ट्रगल में थे। PTV के चक्कर लगाना और शाम को स्टूडियोज़ आ जाना, कभी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ, कभी कहीं कहीं, तो चांस बन नहीं रहा था उनका। चांस मेरा ख्याल है कि उनको जाके मिला है 73-74 ठीक है। और मैं 76 में राइटर बन गया। ठीक है। वो सिंगर बन गए, लेकिन वो उनके गाने इतने कोई पॉपुलर नहीं हुए थे। मैंने एक फिल्म लिखी 77 में, नक्शे कदम। ओके, ठीक है। अमजद बॉबी साहब उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे। सही। और गाने बन रहे थे, तो राइटर का होता है कि वो बीच में बैठता है सिचुएशन के हवाले से। तो उस ज़माने में अहमद रुश्दी साहब, मसूद राना साहब और मेहदी हसन साहब का दौर था। बिल्कुल ठीक है। नए सिंगर आ ही नहीं रहे थे। तो मुझे चूँकि नैयर से दोस्ती थी और मैं उनकी आवाज़ का भी बहुत मुतक़िद था, तो मैंने वहाँ प्रोड्यूसर रज़ाक साहब होते थे, उनसे बात की कि ये जो गाना है, ये जो बना रहे हैं, ये नैयर साहब से गाना। उन्होंने कहा मुझे मिलवाना। उनसे मैंने मिलवाया नैयर साहब को। अब म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं मान रहा, उसने कहा नहीं, मैंने तो रुश्दी साहब के हवाले से बनाया है। अच्छा। जी हाँ। तो प्रोड्यूसर्स को मैंने समझा दिया था, मैंने कहा ये गोल्डन वॉइस है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा गाएंगे। तो यूं जाके उसको अमजद बॉबी साहब को भी मनाया। ओके। और वो जो गाना रिकॉर्ड हुआ वो था करता रहूँगा याद में। अरे वाह। यूं ही सुबह शाम। और वो गाना ऐसा जो आज भी। नक्शे कदम फिल्म। वाह। ये नक्शे कदम फिल्म थी, मेरी दूसरी फिल्म थी। पहली सोसाइटी गर्ल थी, दूसरी मेरे ख्याल वो फिल्म थी मेरी। सही। और यहाँ से फिर ब्रेक थ्रू नहीं, उससे पहले भी एक आध गाना इनका चल निकला था। ठीक है। लेकिन यहाँ से तो बहुत उनको फेम मिली और बहुत
उनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई थी। सर ये गाना नदीम साहब पे और बाबरा जी पे था? नहीं ये? नहीं नहीं, नहीं। ओके ये गुलाम मोहिउद्दीन साहब और रानी मैडम ओके, गुलाम मोहिउद्दीन साहब और रानी बेगम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है उस पे। आपकी हम शक्ल जो थी। आपका बड़ा फन है, बहुत शुक्रिया। सर जोसेफ साहब आपसे, मैडम मैंने आपसे आज गुफ्तगू ज़रूर करनी है, अब आप मौजूद हैं तो फिर ये तो ज़रा थोड़ा सा जुल्म हो जाएगा फिर, लेकिन सर से पहले बात करते हुए, सर ए नैयर साहब की जो आवाज़ है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और ये मैं एक फ़ैन होने की हैसियत से कह रही हूँ कि एंकर होने की हैसियत से कतई नहीं कह रही। जो आवाज़ में मिठास, शाइस्तगी, चाशनी, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ए नैयर भाई खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। उनका कोई बहुत बड़े उस्ताद नहीं थे। उन्होंने पास्टर सैमुअल से सीखा ओके और इसको फिर खुद आगे बढ़ाया। और ऐसे कहते हैं कि जब आदमी का, सिंगर का बेस मजबूत होगा तो आप पंचम को भी पकड़ लेंगे, आप निखात को भी पकड़ लेंगे, लेकिन आपका बेस मजबूत होना चाहिए। ए नैयर साहब की वॉइस क्वालिटी ऐसी थी जिसमें थ्रोट थी, बहुत ज़्यादा थ्रोट थी, और बेस ऐसा था जब गाना शुरू होता था फिल्म में तो तरबें बोलती थी। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और कम नसीब होती है आर्टिस्टों को। तो उन्होंने इसे, जिस तरह शाह साहब ने फरमाया, उससे पहले आपके चीफ कैमरामैन थे सरफराज साहब, ठीक है, इस्लामाबाद में। ओके वो मैडम नीलो बेगम साहिबा के भाई थे। सरफराज अलेक्जेंडर साहब जी। ओके तो उन्होंने मैडम नीलो बेगम साहिबा से मिलवाया, उन्होंने रियाज शाहिद साहब से मिलवाया, वो फिर डुएट हुआ रुबीना बदर के साथ। ओके वो डुएट था मिले दो साथी खिली दो कलियां, वाह, दीवाना दिल है दीवाना मौसम। वो हुआ, उसके बाद फिर वो चरागों में रोशनी ख़त्म हो गई। फिर ऐसा हुआ कि रुके नहीं भाई, फिर शाह साहब की पिक्चर में गाना हुआ और फिर चल सो चल इस तरह होता रहा। लेकिन उन्होंने ये ट्रेंड जो है बहुत कमाल छोड़ा है। मैं एक बात बता दूं, उन्होंने यूडलिंग की है, बिल्कुल यूडलिंग की है तो करीब नहीं आने दिया। ऐसा ही है सर। इससे पहले यूडलिंग किसी और ने पाकिस्तान में तो नहीं किया, नहीं की, राइज उन्होंने की है, बिल्कुल ठीक है, राइज उन्होंने की है। ये काम जो लेकर आए हैं ये पायनियर पाकिस्तान में वो थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, अहमद रुश्दी साहब, मसूद राना साहब और मेहदी हसन साहब के होते हुए नैयर ने अपना मुकाम बनाया। वो निकल के आए सामने और अपनी एक अलग प्लेस बना ली। बिल्कुल सही, चौथे नंबर पे आ गए। बिल्कुल सही। ये और ये भी है। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और जो ये गॉड की ब्लेसिंग तो होती है, लेकिन अपनी मेहनत भी होती है उसमें शामिल। ऐसा ही है। बहुत मेहनती आदमी था, बहुत रिहर्सल्स कर, म्यूजिक डायरेक्टर ने रिहर्सल करवा दी, उसके पीछे 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 2 और कर दिए। अच्छा, यानी खुद कहते थे। बहुत। अभी मुझे भाभी बता रही थी कि घर पे भी इनके रिहर्सल्स होती थी। जी, ये मैडम आप खुद बताएंगी। ये तो अब आप प्लीज सर, मैडम सर के बारे में, ए नैयर साहब के बारे में बात करते हैं। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और पीटीवी का, जीएम साहब का, कि उन्होंने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से आगाज़ किया। और मैं थोड़ा सा इस तरह कहना चाहूँगी, एक लाइफ पार्टनर के। जी, और मैडम थोड़ा सा आपको, चूँकि लाइव प्रोग्राम में थोड़ा ऊंची आवाज़ में अगर आप बात कर लेंगे तो बेहतर तरीके से। जी। तो एक मतलब हस्बैंड, एक बाप होने के हैसियत से बहुत ज़िम्मेदार थे। जी। बेशक उनके पास टाइम नहीं होता था, लेकिन वो उनके जो थे ना, नज़र सब चीज़ों पे होती थी। 3 बेटियां माशाल्लाह? 3 बेटियां, हाँ जी। तो ये कि दूसरी बात है, जब उनका ताल्लुक़ पीटीवी से शुरू हुआ तो ज़ाहिर है यहाँ पे ड्रेसिंग का भी होता था। तो वो जो ड्रेसिंग थी ना, वो उन्होंने ख़ुद कभी नहीं लेने गए थे। उनकी जो ड्रेसिंग होती थी, उनकी ये होती थी, रिक्वेस्ट होती थी मुझसे ना, रिक्वेस्ट या उनका हुक्म होता था, ठीक है, बीना से जी।
तो ये है कि वो मैं ही उनकी मैचिंग करके लाती थी। एक दो दफ़ा मैं लेके आई तो उन्होंने ना फिर बार बार कहा कि नहीं आप ही लेके आओ। नाराज़ भी हो जाती थी मैं, आपको खुद जाना चाहिए। अच्छा, यानी जो उनकी प्रेजेंटेशन थी वो सारी की सारी उसका सहरा क्रेडिट आपको जाता है? बस वो उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। बिल्कुल कि आपने करना है, क्योंकि फिर वो बहुत पसंद किया जाता है। और वो बहुत वेल ड्रेस्ड है, उनका जो था विजुअली भी देखने में प्रेजेंटेशन वाज ऑलवेज गुड। जी बिल्कुल सही। और ये कि बहुत से फैंस थे उनके, लड़कियां भी लड़के भी, घर पे भी आते थे। और ये कि बहुत अच्छी तरह उन्होंने ट्रीट करना सबको। तो ये मैं बहुत ऑनर देती हूँ पाकिस्तान के लिए भी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए, टीवी के लिए, रेडियो के लिए। वो हमेशा कहते थे ये मेरा दूसरा जन्म है। ऐसा ही है। और ये कि उन्होंने कभी मतलब इंडिया में उन्हें बहुत सी ऑफर हुई लेकिन वो उन्होंने जाना पसंद, लेकिन अपनी धरती माँ के साथ बस वो ताल्लुक कहते थे कैसा? मेरा वाह। यही है घर। ख़वातीन हज़रात, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं और इसीलिए अल्लाह ताला ख़ास करम करता है ऐसे बड़े लोगों पे। मैं सर से, जोसेफ साहब से भी बात करते हुए, लेकिन अली साहब को भी, सर एक फ़ैन होने की हैसियत से ए नैयर साहब के बारे में बात करते हुए एक ही जुमला बोलूँगा कि वो हिंदुस्तान का जवाब बनकर आए थे। वाह। हमारे पास कोई ऐसा नहीं था जो उधर के लोगों का जवाब देता, जस्ट लाइक किशोर कुमार या इस तरह के। तो हमें भी अल्लाह पाक ने ए नैयर दिए और उस मौसीकी का जवाब दिया इन्होंने। बाकी मैं और क्या कहूँगा, मेरे साथ वो बड़ी मोहब्बत करते थे। बिल्कुल सही। और बड़ा प्यार करते थे और उनके जाने पे हम बहुत रोए थे। बिल्कुल सही। और आज हमने आपको ख़ास जहमत दी है, उनको ट्रिब्यूट भी पेश करना है आपने अपने अंदाज से भी। सर वक्फे से पहले, जाने से पहले आपसे ज़रूर बात करते हुए, बेशुमार गाने हैं, अगर लगभग एक अंदाज़ा लगाएं तो ए नैयर साहब के क्रेडिट में कितने गाने आते हैं सर? भाभी जी कोई लगभग कुछ 4000 या ज़्यादा हैं। हाँ, मेरा हाँ ख्याल है जी। 7000। 7000 माइल। रेडियो के भी सब, रेडियो, टीवी, फिल्म। वाह। और उसमें उन्होंने बहुत सारी ज़ुबानों में भी गाए। अच्छा और मैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी प्लीज। खुश शक्ल थे, बहुत थे, खुश लिबास भी थे और मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी। सही। और विटी भी थे। हाँ, बहुत अच्छी हिस्स थी उनकी। उनके गाने में जो खूबी थी ना, वो ये थी कि जब गाना छोड़ते थे, ये बहुत बारीक बात करने चला हूँ, जब गाना छोड़ते थे तो वाइब्रेशन आती थी। वो बड़े आर्टिस्टों के कंट्रोल में हो तो आती है, ज़रूर। छोटा आर्टिस्ट ऐसी वाइब्रेशन नहीं करता था। ए नैयर भाई हमसे जुदा तो हो गए हैं, बहुत सारे अवार्ड मिले, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, बुलान अवार्ड मिले, बेशुमार, बहुत से बाहर के मुल्कों से बड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं और भी ऐड कर दूं, जब वो बैरून मुल्क जाते थे तो सफ़ीर की हैसियत से जाते थे। इज्जत कमाई है उन्होंने, बहुत सारे लोगों का वहाँ ख्याल भी रखा है और बड़ी दलेरी से अच्छे अंदाज में दूसरे लोगों को बॉर्डर पार उन्होंने वहाँ जवाब दिया है और पाकिस्तान का सब परचम जो है वो उन्होंने बुलंद किया। वाह। ख़वातीन हज़रात, ए नैयर साहब को याद करते हुए, आज उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ए नैयर साहब की कुछ यादें आपकी नज़र। चांद तारे घटा, फूल शबनम सबा, चांद तारे घटा, फूल शबनम सबा, चांदनी शाख कलियां धनक रोशनी, सब मिले एक जगह तो ये मुखड़ा बना, जिसने देखा ये मुखड़ा कहा मरहबा। चांद तारे घटा, फूल शबनम सबा, चांदनी शाख कलियां धनक रोशनी।
जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की लाइव प्रोग्रामिंग वीकेंड एट होम में। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम लेजेंड, लिविंग लेजेंड इसलिए क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं अपने काम की वजह से, अपने फ़न की वजह से, अपनी खूबसूरत शख्सियत की वजह से। और ये ए नैयर साहब के लिए ये जो मैं जुमले और अल्फाज बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा, ही डिज़र्व्स मोर। और उनके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शर्फ बख्शा है, हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं। सईद नूर साहब मौजूद हैं, मिसेज़ ए नैयर हैं, जोसेफ गिल साहब मौजूद हैं, अली रज़ा साहब मौजूद हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, और मैंने ये कहा था हम इंसाफ नहीं कर सकते लेकिन जो सुनहरी यादें उनको तरोताज़ा ज़रूर कर सकते हैं। सर कुछ आप बताना चाह रहे थे, वक्फे में बता रहे थे। मेरी चूँकि दोस्ती बहुत थी ए नैयर से, शान के घर में एक बर्थडे पार्टी थी। वो नैयर भी थे, मैं भी था, रीमा भी थी, बहुत सारे लोग थे ऐसे ग्रुप में बैठे हुए। तो जब केक वेक कट गया, खाना वाना खा रहे थे, तो कह रहे सब एक एक लाइन गाएंगे। तो मैं तो बड़ा वो नर्वस किस्म का आदमी, मैंने कहा मैं कैसे गाऊंगा। तो नैयर मेरे पास आया, कहता तुम गाओगे, ओरिजिनल माइक मुझे दे दो, तुम सिर्फ लिप सिंग करना। सब गाते गाते जब मेरी बारी आई तो अब पीछे नैयर गा रहा है और मैं आगे लिप सिंग कर रहा हूँ। वो जितना हंगामा था, जितना वो सारे खामोश हो गए। ये क्या, नैयर की आवाज़ निकाल दी। मैंने कहा मैं नैयर को निकालता हूँ, आइए जी। ये मुझे उसका नहीं भूलता। वाह, अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा हाँ था। जी, बहुत अच्छा था और हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। ठीक है। उनके चेहरे पे कभी मैंने उदासी नहीं देखी। और मैंने जब वाकया सुनाता हूँ, मैंने एक जगह उनका इंटरव्यू किया आधे घंटे का। तो जब मैंने पूछा कि आपको कौन कौन से आर्टिस्ट पसंद हैं और क्यों, तो और कौन से नहीं हैं, ये मैंने पैच लगा दिया। अच्छा। और ये पैच मुश्किल था और ये अच्छा भी नहीं था, लेकिन जस्टिफिकेशन तो आती है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मेहदी हसन साहब ने बेस को बनाया है, या मैडम नूर जहां साहबा हैं, मैडम फरीदा की भी बात की उन्होंने, और तुफैल नियाजी साहब की, वो बड़े जानबकार थे। तो मैंने कहा कि ये और जितने लोग हैं काम कर रहे हैं आज के दौर में, और जिनकी बेस मजबूत नहीं होती और सुर हिलता है जिनका, और बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो आप क्या कहेंगे। कहने लगा यार जोसेफ साहब, मैंने आज तक किसी को बुरा नहीं कहा। वाह। मैंने हमेशा दुआ दी है, और ये मेरे मुल्क के लिए तरक्की का बाइस ठहरे। और मेहनत करें, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, बाजे में 3 सबकत होती हैं, वो तीनों सबकत को बसा औकात अबूर कर जाए, बहुत मुश्किल काम है, अबूर कर जाते थे और उनका बेस नहीं रुकता था। बेस नहीं, और सुरीले, नहाए सुरीले। बिल्कुल ऐसा ही। मैडम, आपने बात की कि एज अ फादर भी और एज अ हस्बैंड ऑब्वियसली मसरूफियात ऐसी कि बैक टू बैक गाने गाना और सारा करना, तो वक्त उस तरीके से नहीं दे पाते थे, लेकिन जितना वक्त देते थे तो क्या उनके किस तरीके से बच्चों के साथ, आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे। वो बच्चों के साथ स्टडीज़ के बारे में, ठीक है, फिर उनके साथ वो बड़ा लाइवली ना, उनको म्यूज़िक की भी बात बताते थे, उस तरफ समझाते थे। तो ये कि बड़े फ्रेंडली थे बच्चों के साथ। आप नाराज होती थी तो गुनगुना के मनाते थे। वो गाना भी है ना जी, बिना तेरे नाम। बिल्कुल वही, बिल्कुल सही, ऐसे ही था। और ये कि एक उनकी जो बात थी ना, बच्चों को बड़ी पसंद भी थी और बच्चे हंसते भी थे। वो जब रात को भी आते थे तो सो जाते थे या लेट आ रहे हैं, लेकिन ये है कि वो एक टाइम उठ के ना ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बाल बना के और अपने आप को ठीक करके वो फिर सो जाते थे गहरी नींद। अच्छा। और बच्चे कहते थे मामा क्या डैडी जो है वो रात को ड्रीम्स में कहीं जाते हैं। तो ये है कि ये उनकी बड़ी एक बात थी, बच्चों को पसंद भी थी और जोक भी करते थे। बिल्कुल सही। हाँ। और उनकी प्रेजेंटेशन हम कहें ना तो बाल और एवरीथिंग वाज वेरी प्रॉपर, इट वाज मतलब उस दौर के हिसाब से। हमें ये समझ नहीं आया कि वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके रात को क्यों बिल्कुल अपने बाल सेट करके फिर गहरी नींद सो जाते, सो जाया करते। नहीं, उनको पता उनकी था एक अदा थी बीना के पास जाना। तो ये कि दूसरी ये बात है कि जो यंगस्टर है ना, वो ज़रूर आते थे उनके शागिर्द बनने, लेकिन वो जो रियाज था ना, उनको इतना मुश्किल बताते थे ना कि वो
कहते थे सर नहीं ये आप कर सकते हैं, लेकिन वो उन्हें कहते थे आप जितना रियाज करेंगे और जितना टाइम देंगे ना फिर आप मेरे जैसा ही गाएंगे। बिल्कुल सही। कोई बेटी नहीं आई इस तरफ ये गाने में या कुछ? वो हैं, लेकिन ये कि वो चाहते थे कि बस वो घर तक ही मैं। अच्छा, बिल्कुल सही। बस हर उनका किसी एक ये हर किसी का एक अपना वो होता है। सर मुझे शाजी लगता है कि जो ए नैयर साहब की आवाज़ है, ये मैं एज अ फ़ैन कह रही हूँ, आप इस पे बेहतर तरीके से हर एक्टर पे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब की बात करें, वहीद मुराद साहब की बात करें, नदीम साहब की बात करें, मतलब ये नहीं था कि उनकी आवाज़ मखसूस एक्टर्स पे फिट हो, हर किसी के साथ आती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जितनी भी बेस वाले एक्टर थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब पे, शाहिद साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब पे सिंगर वही है जो पूछ ले कि भी ये मेरा गाना किस पे पिक्चराइज होना है, तो उसके मिजाज के मुताबिक, उसका टोन के मुताबिक वो गाए। रफ़ी साहब यही किया करते थे, तो हमारे यहाँ यही हाल नैयर का था। सर डुएट गाने, फीमेल वॉइस किसके साथ ज़्यादा जचती थी ए नैयर साहब की? मेरा ख्याल है ये नाहिद लास्ट में अख्तर जो साहिबा? जी नाहिद अख्तर नाहिद अख्तर लास्ट में नाहिद अख्तर साहबा के साथ बहुत डुएट हुए उनके, महनाज और के साथ। महनाज के साथ दौर वही था ना, आखिरी दौर वही था जी। जिसमें नाहिद अख्तर और महनाज थे। बिल्कुल सही। और सर जोसेफ साहब आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं किन एक्टर्स पे सबसे ज़्यादा गाने जो हैं इनके? मुझे तो लगता है कि नदीम बेग साहब के बहुत बिल्कुल बहुत अच्छे थे। बेग साहब का जिस तरह अपीयरेंस हुई है, धमाका था, और ऐसे सिविलाइज्ड कल्चर, और आज भी उनसे बात करें अपनी बात नहीं करेंगे, दूसरों की बात करेंगे, और उन पे ये पिक्चराइजेशन ऐसी ट्रू होती थी, हकीकत का गुमा होता था उन पे, बिल्कुल हकीकत का गुमा होता। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अगेन ये मैं इसलिए सवालात जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ए नैयर साहब के गाने के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं ज़ाती हैसियत में, जो वो गाना गाया करते थे तो सेल्फलेस होके, यानी बिल्कुल भूल जाए बंदा के लेफ़्ट राइट क्या है। एक होता है प्रेशर होना, एक होता है जिम्मेदारी होना कि अब गाने को परफॉर्म करना है, लेकिन ए नैयर साहब गाने को, हर एक एक लफ्ज़ को इतना इंजॉय करते थे, इस वजह से मुझे लगता है कि उसका असर ऐसा है कि आज तक जो है लोगों के दिलों में वो राज करते हैं। सुंदर साहिबा, सर मेरी इस्लाह भी कीजिएगा जहाँ पे आर्टिस्ट का वो आर्टिस्ट होता है जो पंक्चुअल हो और उसकी पिकअप बड़ी अच्छी हो। सही, बिल्कुल सही। गौरतलब बात है कि उसकी पिकअप बड़ी अच्छी हो और कमांड आ जाए। वो 2-3 दफ़ा सुनते थे गाना, फिर गाना उनका हो जाता था। जब उनकी प्रॉपर्टी हो जाती थी तो फिर तो कमाल, वो फिर भूलते नहीं थे। बहुत सारे सिंगर देखे हैं, बहुत सारी टेकें करवाते हैं, बहुत सारा तंग करते हैं विद माफ़ी के साथ, तो लेकिन वो ऐसे थे कि टेक जो है ना, ज्यादा टेक नहीं लेते थे। बिल्कुल सही। अली साहब तंग नहीं करते? नहीं, ये मुझे तंग करते हैं। एक बात बहुत समझने वाली है, वो ये है कि मैंने जैसे कहा था कि रिहर्सल्स बहुत करते थे। देखिए, जब तक सिंगर अपने कंपोजर को गौर से नहीं सुनेगा, उसकी हदायत पे अमल नहीं करेगा, तो वो अच्छा नहीं गा सकता। तो नैयर में ये बात थी कि वो ऑब्जर्व करता था, बिल्कुल सही, कंपोजर ने क्या बनाया है, कौन कौन सी जगह बनाई है, वो कहता था मुझे रिहर्सल करवाएं। आवाज़ उसकी है, जगहें और कंपोजिशन कंपोजर की है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए इतनी जब रिहर्सल्स करते थे तो वो एंजॉय कर रहे होते थे, क्योंकि उसको महसूस करके हर एक डिलीवर कर रहे होते थे ना। ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैडम, खाने के शौकीन थे नैयर साहब? बहुत ज़्यादा। खाने पीने में क्या पसंद था? ज़्यादा उनको शामी कबाब पसंद थे। ठीक है। और शाम को आते थे करेले गोश्त करेले गोश्त खाते थे, हर चीज़ खा लेते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बहुत पसंद थी। लेकिन ये कि वो खाना रात को घर ही आके खाते थे, कभी बाहर नहीं खाते। अच्छा, बाहर नहीं खाते थे। नहीं खाते। मैडम, स्टूडियोज आप उनके साथ कभी इत्तेफाक हुआ जाने का, रिहर्सल्स नहीं, देखने का? मैं बस टीवी पे आई हूँ, वो भी 2-3 दफ़ा ना। सही। तो ये कि टीवी से बड़ा ताल्लुक़ रहा है, और ये आज भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे मैं भाइयों को बता रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा है नैयर यहाँ कहीं है। मैडम, जब आप आई थी सर के साथ तो इसी स्टूडियोज में आई थी? नहीं, दूसरे में। अच्छा, दूसरे स्टूडियो। 2016 में हमने एक प्रोग्राम किया था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, ये वही प्रोग्राम है जो आपने किया था? जी हाँ, जी। प्लीज बताइए कि उसकी भी तफसील बताते हैं। भाभी के लिए सिर्फ इतना कहूँगा, भाभी जी,
दर्द जब तेरी अता है तो गिला किससे करें। वाह, दर्द जब तेरी अता है तो गिला किससे करें, हिज्र जब तूने दिया है तो मिला किससे करें। वाह, तो भाभी जी ये अल्लाह का निज़ाम है, खुदा का निज़ाम है, और जब उसकी बुलाहट आती है तो हर किसी को तस्लीम करना पड़ता है। मुश्किल बहुत है। अब कोई जब घर का सरबराह हट जाए सरबराही से, तो जो घर की जो खातून है उसके लिए जो तकलीफ़ होती है वही जानती है। आप जिस इस्तकामत के साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस दिलेरी के साथ आप फेस कर रहे हैं, हम आपको सलूट करते हैं। मेरे टीवी ने आपके लिए ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए इसलिए कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत PTV शुक्रिया। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क तो मदर इंस्टीट्यूट है, तो अपने लेजेंड्स को कभी भी नहीं भूल सकता, और हमारी कोशिश ये रहती है हर प्रोग्रामिंग में कि खराज तहसीन पेश करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला। सर मैं ज़रूर ये एक आखिरी सवाल करते हुए वही प्रोग्राम जो PTV के लिए बिलखसूस ए नैयर साहब के साथ आपने किया उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं सलीम रज़ा साहब के लिए प्रोग्राम किया था, रफ़ीक वड़ाइश साहब, ओके, ए नैयर साहब भाई मेरे साथ बैठे थे, साथ मैं था। ठीक है। 1 साल पहले हम तीनों ने सलीम रज़ा साहब पे प्रोग्राम किया। 1 साल के बाद सितम देखिए वक्त का कि मैं उनका प्रोग्राम किया है। मैंने बड़ी तकलीफ़ से किया है, बड़ी ईमानदारी से किया है, और नैयर भाई ऐसा खला पैदा कर गए हैं जो शायद शाह जी पूरा होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। ऐसी वॉइस क्वालिटी, ऐसा सुरीला, ऐसा अपनी ज़ात में अंजुमन इदारा थे वो अपनी ज़ात में, और वो यकता थे, एक ही थे। फिर दूसरा इस म्यार का नहीं आया, आए हैं तो उनकी कॉपी की है, ये नैयर नहीं आया, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो मौजूद हैं भाभी जी, फीतों में मौजूद हैं। ऐसे लोग जो प्रोग्राम करते हैं, मेरे भाई मोहसिन जाफ़र जैसे, और PTV करता है, तो ये इतने मेहरबान जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हौसला रखते हैं आप, हम आपके साथ। बिल्कुल। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे हम आपके पीछे खड़े हैं। बिल्कुल मैडम, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हुए, हमारे ये फ़राइज़ में हमारा ये फ़र्ज़ है, ये प्लेटफॉर्म आपका, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क आपका, बिलखसूस जब हम चाहेंगे कि ज़रूर आप आती रहें, और इसी तरह यादों को तरोताज़ा करते हैं तो एक कथासिस होता रहता है, दिल का बोझ हल्का होता है। ये वो बातें हैं जो अपने अपनों के साथ कर सकते हैं। तो अगर मैं ना भी अपनी इनकी हूँ, लेकिन आप लोग तो अपने हैं इनके, तो इसलिए ख़वातीन और हज़रात, ए नैयर साहब को आज ट्रिब्यूट पेश करते हुए अपने मौज़िज़ मेहमानों का शाह जी बहुत शुक्रिया। वक्त का पता नहीं चलता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा तशरीफ़ लाते हैं, ख़ास तौर पे वक्त निकालते हैं। सर कुछ गिव अवेज़ हैं हमारे साथ, अगर आप इधर आएंगे तो। ख़वातीन हज़रत PC बुखारा की तरफ से ये स्पेशल गिव अवे है हमारे मौज़िज़ मेहमानों के लिए। इसमें डिनर फॉर 2 PC बुखारा का वाउचर है, इसमें बकलावा है PC बुखारा ही के इन हाउस प्रोडक्शन में कहूँ तो गलत नहीं होगा, कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ और लवली यमी गिफ्ट हैम्पर्स हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। मैडम आपको मैं जहमत देना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया मैडम। एक तो मैं आपको पहले मिलते हुए सही तरीके से, आप बड़ी हैं मेरी, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे, आपकी बेटियों के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं हमेशा, मैं बड़ी बहन उनकी होने की हैसियत से। और मैडम ये PC बुखारा, इधर अगर कैमरे में देखते हुए, PC बुखारा की तरफ से जी गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, डिनर फॉर 2 का वाउचर और बाकी यमी प्रोडक्ट्स हैं। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। सर जोसेफ गिल साहब को बुलाते हुए सर बहुत शुक्रिया बिलखसूस कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ख़वातीन हज़रात PC बुखारा का ये गिफ्ट बास्केट आपके लिए सर, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अली रज़ा साहब सर प्लीज़ आइएगा, हमारे ऑल टाइम फेवरेट हैं, मेरे तो फेवरेट हमेशा गेस्ट, प्लीज़ आएँ। अली रज़ा साहब का भी शुक्रिया सर, ये PC बुखारा की तरफ से आपके लिए, उधर देखना कैमरे में, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में हमें याद रखिएगा, और इसी तरह दिल की बातें कुछ ज़रूर करनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है, ज़िंदगी का निज़ाम है, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो शेयर करने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात रहेगी। कल की बड़ी स्पेशल प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह होने वाली है, और ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम PTV होम को बिलखसूस। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लेकिन जाने से पहले अली रज़ा साहब ट्रिब्यूट पेश करते हुए नैयर साहब को, सर आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में।
जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। साथ कोई क्या देगा जिंदगी की राहों में, चैन हम न पाएंगे रोएंगे सनम तन्हा। साथ कोई क्या देगा जिंदगी की राहों में, चैन हम न पाएंगे रोएंगे सनम तन्हा। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। ये हवा भी रोती है मेरे दिल के जख्मों पर, कैसे मुस्कुराएगी तेरी चश्मे-नम तन्हा। ये हवा भी रोती है मेरे दिल के जख्मों पे, कैसे मुस्कुराएगी मेरी चश्मे-नम तन्हा। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे